हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर जेनेटिक्स के बारे में। ये इस चैप्टर का 5th पार्ट है। मैंने इसके ऑलरेडी 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली शुरू करते हैं आज के अपने नए टॉपिक से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की। तो जितने भी यहाँ पे आपको इटैलिक्स में दिख रहा है, आपको वो एज इट इज़ मेमोराइज कर लेना है और एज इट इज़ अपने एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ईजिएस्ट वे में इन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताया है कि जब हमारे पास दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, ठीक है, हमारे पास एक पेयर है दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का, तो उन दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में से सिर्फ एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, जबकि दूसरा कैरेक्टर सप्रेस्ड रहता है, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पे अब अलग से डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे है लॉ ऑफ डोमिनेंस हम पढ़ने वाले हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है कि सपोज हमारे पास टू कैरेक्टर हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया टॉल, जिसे कैपिटल टी से डिनोट कर रहा हूँ, और ड्वार्फ, जिसे मैं स्मॉल टी से मैंने यहाँ पे डिनोट किया है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इनका क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पता है हमें यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी का मतलब टॉल है, स्मॉल टी का मतलब ड्वार्फ है। तो इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट जो आएगा वो सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे, टॉल होंगे, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया है डोमिनेंस में कि दो कैरेक्टर कौन कौन से थे, एक टॉल था एक शॉर्ट था, ठीक है। तो टॉल या फिर ड्वार्फ बोलते हैं इसे। तो टॉल और ड्वार्फ का जब हमने क्रॉस कराया तो टॉल ही टॉल प्लांट मिले हमको F1 जनरेशन में। तो इससे क्या पता चलता है कि एक ही कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है जबकि दूसरा सप्रेस्ड रहता है। अब जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पे टॉल अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट वो कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसे डोमिनेंट कहते हैं, और जो सप्रेस्ड रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे रिसेसिव बोलते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, रेसेसिव कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, क्या कभी भी रेसेसिव वाला कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेसेसिव वाला कैरेक्टर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ तभी करेगा जब उसके पास दोनों रेसेसिव कैरेक्टर वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। दोनों रेसेसिव का मतलब जब स्मॉल टी और स्मॉल टी ही प्रेजेंट रहेंगे, तो इस केस में रेसेसिव वाला भी अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस कर पाएगा। अब आपको पता ही है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये स्मॉल टी कौन से केस में बनता है, F2 जनरेशन में। जी हाँ, जहाँ पे हमारा रेशो आया था 3:1। तो ये जो 1 है, ये 1 क्या था, हमारा ड्वार्फ। तो इस केस में जो रेसेसिव वाला है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। अब बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि हमारे जो दो मेंबर रहते हैं या फिर दो हमारे पास जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं वो रहते एक साथ हैं, ठीक है, मगर ये कभी भी ब्लेंड नहीं होते हैं, और गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये दोनों अलग अलग सेग्रीगेट हो जाते हैं। इसीलिए हम इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग हो जाना। तो देखिए यहाँ पे इसे भी समझ लेते हैं। हमारे पास एक कैरेक्टर था टॉल, एक कैरेक्टर था हमारे पास ड्वार्फ, ठीक है। तो जब ये टॉल और ड्वार्फ कंबाइन हुए तो यहाँ पे क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट हैं। अब ये दोनों कभी भी क्या करेंगे, ब्लेंड नहीं होंगे। कैपिटल और स्मॉल मिला के मीडियम साइज नहीं बनाएगा। ये क्या होंगे, अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा कैपिटल टी और ये हो जाएगा स्मॉल टी। इसका मतलब क्या है, ये टॉल बनाएगा और ये ड्वार्फ बनाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल में मैं अगर बताऊं तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जो हमारे दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं वो एक ही साथ तो प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग कैसे होते हैं कि एक जो टॉल वाला है वो अलग हो जाएगा, ड्वार्फ वाला अलग हो जाएगा गैमेट फॉर्मेशन के टाइप में, ठीक है। ये था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने IND लिख दिया है शॉर्ट में, आप इसे समझ जाना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट,
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है, ये थ्योरेटिकल तो आप खुद से पढ़ लेंगे, मगर मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्या बताया गया है इस लॉ में। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बताया है, ये देखिए, जब हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेने हैं, इन दोनों केस में हम एक एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है कि जो हमारे दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमने ले लिए हैं, तो इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील इंडिपेंडेंट होता है, वो कभी भी डिपेंडेंट नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, हमारे पास इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, जब हमने दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए तो हमें फिनोटिपिक रेशो देखने को क्या मिलता है, फिनोटिपिक रेशो देखने को मिलता है 9:3:3:1, ठीक है। ये हमको फिनोटिपिक रेशो देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 9 क्या रहते हैं, राउंड और येलो मिले, 3 हमें क्या मिले, 3 हमें क्या मिल गए इसमें से, राउंड और ग्रीन, 3 इसमें से हमें क्या मिले, रिंकल्ड येलो, और 1 हमें देखने को मिला रिंकल्ड ग्रीन। तो इससे हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पे एलील था, एलील फिक्स्ड नहीं है कि राउंड के साथ येलो ही रहेगा। तो ये क्या बोल रहा है, एलील इंडिपेंडेंट है। एलील का मतलब क्या होता है कि एलील जैसे ये हो गया हमारा, राउंड का आर, रिंकल्ड का आर, येलो का हमारा वाई, ठीक है, कैपिटल वाई, और हमारा क्या था, ग्रीन का स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये सब एलील होते हैं, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, ये अलग अलग कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये इंडिपेंडेंट है, ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि राउंड हमेशा रिंकल्ड के साथ ही कंबाइन करेगा या राउंड हमेशा येलो के साथ ही कंबाइन करेगा, वो अलग अलग कंबाइन कर सकते हैं। और ये हमें देखने को मिला था डाई हाइब्रिड क्रॉस में। यहाँ पे क्या मिल रहा था, राउंड येलो भी मिल रहा था, रिंकल्ड ग्रीन भी मिल रहा था, रिंकल्ड येलो भी मिल रहा था, और रिंकल्ड ग्रीन भी देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिंपली क्या बोलता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील जो रहता है वो हमारा इंडिपेंडेंट रहता है, उसका फिक्स्ड हम ये नहीं कह सकते कि ये इसी के साथ कंबाइन करेगा, वो इंडिपेंडेंटली किसी के साथ भी कंबाइन कर सकता है। तो ये तीनों लॉ जो थे मैंने आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दिए, जितना कि एक 10th क्लास स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ठीक है। फिर भी गाइज अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन तीनों लॉ में तो आप मेरे को ज़रूर से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉ, कि अब इन लॉ का एप्लीकेशन क्या क्या देखने को मिला। तो सबसे पहला कि मेंडेलियन प्रिंसिपल्स जो थे, इसकी वजह से क्या हुआ, हमें एक आइडिया मिल गया। आइडिया किसके बारे में मिला, न्यू कॉम्बिनेशन और प्रोजेनी ऑफ हाइब्रिड के बारे में हमें एक आइडिया मिल गया, ठीक है। हम इसकी मदद से क्या कर सकते थे, उनकी फ्रीक्वेंसी को प्रेडिक्ट कर सकते थे कि हम अगर इसे क्रॉस कराएंगे, इस टाइप के प्लांट को क्रॉस कराने से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। इन सारे रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करने में मेंडल्स लॉ ने हमें हेल्प किया। दूसरा क्या था कि ऐसे जो इन्फॉर्मेशन जो हमें मेंडल्स लॉ से मिली, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनकी किसके लिए थी, जो ब्रीडर्स थे, एनिमल और प्लांट के जो ब्रीडर्स थे, ठीक है, जो डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीड को प्रोड्यूस करते हैं। तो मेंडल्स लॉ ने उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प किया अपनी ऑब्जर्वेशंस से। अब जो हमारे मेंडेलियन प्रिंसिपल थे, उनका लॉ का लास्ट एप्लीकेशन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि जो हमारे मेंडेलियन प्रिंसिपल्स थे, इन्होंने हमें आइडिया दे दिया था, और इन्हीं के आइडिया की वजह से हम न्यू टाइप ऑफ प्लांट, न्यू कॉम्बिनेशन और न्यू कैरेक्टरिस्टिक पे हम वर्क कर पाए, और न्यू टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज़ को हम जनरेट कर पाए। तो ये तीन थे मेन एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉ। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं म्यूटेशन की। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन एक टाइप का सडन चेंज है। सडन चेंज किस में, जीन्स में हो सकता है या फिर क्रोमोसोम्स में हो सकता है। तो ऐसे सडन चेंज को हम म्यूटेशन कहते हैं। अब म्यूटेशन क्या करता है, म्यूटेशन जो होता है हमारे हेरिडिटिकल मटेरियल को ऑल्टर कर देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर हमारा हेरिडिटिकल मटेरियल ऑल्टर हो जाएगा तो इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं हमारे कैरेक्टर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल म्यूटेशन के कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रखे हैं। एक तो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है, ये एक ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है। ये सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक ब्लड डिजीज़ है
ये क्यों होती है? जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होती है। ऐसे म्यूटेशन में क्या होता है कि ये कि म्यूटेशन डीएनए में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारी आरबीसी प्रोड्यूस होती है वो सिकल शेप में प्रोड्यूस होती है। तो ये था हमारा पहला म्यूटेशनल डिफेक्ट। अगला आता है रेडियो एक्टिव रेडिएशन। तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन भी क्या करता है? आपके जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर कर देता है। तो आपने सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ अभी भी जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें अलग अलग डिसऑर्डर होते हैं। अब ये डिसऑर्डर क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जब हमारा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में, तो वो जो रेडियो एक्टिव रेस थी उन्होंने वहाँ के लोगों के जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर कर दिया था, उनके जीन्स को ऑल्टर कर दिया था। इस वजह से क्या है, वहाँ अभी भी जो जनरेशन है वहाँ पे म्यूटेशन देखने को मिलता है। तो ये दो थे एग्जाम्पल हमारे म्यूटेशन के। तो इसी के साथ गाइज हमारा ये पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइज। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइज अब मैं आपकी रिक्वेस्ट पे इतने सारी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, फिजिक्स की भी कर रहा हूँ, केमिस्ट्री की भी कर रहा हूँ, तो गाइज लाइक तो बनता है। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।